है। आपसे कहा जा रहा है कि संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए संकर की जब हम बात करते हैं ना, तो संकर शब्द वो शब्द होता है साथियों, एक तरीके से जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर साथियों कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पर दिक्कत है। बात आपको ध्यान रखना है कि संकर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुए शब्द को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है। तो जमादार शब्द एक फारसी भाषा का शब्द है। अगले नंबर का सवाल देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। शब्द के समूह को नहीं, वर्णों के संकलन को नहीं, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह अगर आता है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग साथों आंसर देते रहिए, मैं आपके आंसर की तरफ नजर रख रहा हूं। उसके बाद देखिए साथियों, शाह वर्ण किसके योग से बना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो साथियों यहां पर क्या आता है, का आता है और हालंत वाला आता है, और साथियों शाह आता है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो जो मैंने लिखा है वो आपका आंसर होगा। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन साथियों पता कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और ऐसे कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं, ऐसे ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो किसका उच्चारण स्थान सातों कंठ है, आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा इसमें से सातों किसी का भी कंठ नहीं है सातों, है ना। कंठ क्या होता है, का, ख, ग, घ, ये सारे सातों कंठ के अंतर्गत आते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है आजकल, आज इस पीडीएफ में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है साथियों, है ना, इकहरे उद्धरण का इस्तेमाल किया जाता है। इकहरे उद्धरण क्या होता है, देखिए दोहरा उद्धरण की अगर बात करते हैं तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इकहरा इकहरा जो यानी कि एक जो उद्धरण है अगर, तो साथियों उसको इकहरा उद्धरण कहेंगे। तो ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है। जब हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं, मान लीजिए अपने भारत देश के बारे में विवरण कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये जो चिन्ह है यही आपका विवरण चिन्ह कहलाया जाता है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट में आंसर आप लोग साथों देते रहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, क्या पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहां साथों अर्ध विराम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अर्ध विराम आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो किसकी बात चल रही है साथों, देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं पूर्ण विराम की, ये क्या है, ये पूर्ण विराम है, और ये साथों इंग्लिश से नहीं लिया गया है ना। बाकी ये सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में भी। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथों क्या होगा। चलिए, शब्द का तद्भव रूप सातु क्या होगा। मैं कहूंगा मिट्टी को ही मृतिका कहा जाता है, बस मिट्टी आपका तद्भव रूप है और मृतिका आपका तत्सम रूप है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है सातु के मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो मोती को कहा जाता है मौक्तिक, मोती आपका तद्भव है और मौक्तिक शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। सभी शब्द तद्भव है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर सातु विवेक गेमिंग का, रूपाली का आंसर आ रहा है। उसके अलावा सातों अगर बात करते हैं, शशि का आंसर आ रहा है, स्वाति का। चलिए आंसर आप सभी लोग यहाँ पर देते जाइए। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं। आग, जीव, घर, पत्र, फूल, हाथी, ये आपका तत्सम हो गया। बरखा, रात, सत, उच्च, दुर्बल, पुष्प, में कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले शब्द की अगर बात करते हैं, इसमें सारे के सारे शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए। तो इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, एक बार मुझे बता दीजिए। देखिए पाषाण आपका तत्सम शब्द है, कंकड़ भी है, मैं कहूंगा प्यासा आपका एक तद्भव शब्द है, और पक्ष आपका एक तत्सम शब्द है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अलंकार शब्द आपको यहां पर दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उपसर्ग क्या हो सकता है। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको क्या बताना है साथों, अलम अलग हो जाएगा और कार अलग हो जाएगा। यानी कि उपसर्ग पूछा गया है तो अलम यहां पर जो होगा हलंत वाला अलम, या आपका अलम शब्द अलंकार का उपसर्ग हो जाएगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये साथियों क्रिया के साथ जुड़ते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रादेश, प्रदेश, प्रदेश की अगर बात करते हैं, इसमें इक आ रहा है, तो मैं कहूंगा यहां पर प्रत्यय क्या हो जाएगा, आपका इक हो जाएगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग की अगर बात करते हैं, आप किसी भी शब्द में कैसा लगाकर देख लो, अगर कैसा लग रहा है तो वो पुल्लिंग होगा, अगर कैसी लग रही है तो वो स्त्रीलिंग होगी। देखिए भुजा कैसी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी, जाति कैसी स्त्रीलिंग हो जाएगी, चिड़िया कैसी, कपड़ा कैसा है, कपड़ा आपका पुल्लिंग होगा, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अब आपको इसमें साथों स्त्रीलिंग शब्द बताने के, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है मुझे बता दीजिए। देखिए लड़का तो पुल्लिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग हो जाएगी, पेड़, पेड़ कैसा है पुल्लिंग है, शेर कैसा है पुल्लिंग है। मैं कहूंगा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला है। और जिनका भी आंसर बी है, जिसके विवेक का, कोमल राज का, संध्या का,
प्रतिभा का, लड्डू का, रूपाली का, संध्या का, सभी का आंसर यहाँ पर सही जा रहा है। कुर्सी ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द क्या वृक्षों के नाम होते हैं? मैं कहूंगा नहीं, पुल्लिंग होते हैं साथियों वृक्षों के नाम। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। हाँ, नक्षत्रों के नाम जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं और देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो सभी शब्द पुल्लिंग है साथियों। कौन सा ऑप्शन में? हार कैसा है, पायल कैसी है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हीरा कैसा है, मोती कैसी है, मोती कैसा है, मणि कैसी है, तो कुल मिला के यहाँ पर भी गलत है। कौवा, खरगोश, मंडल, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग कहलाए जाते हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आजकल भारत की जनता भी आध्यात्मिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का वचन क्या है? जनता शब्द आपको बताना है द्विवचन है, द्विवचन नहीं हो सकता, एक वचन है या बहुवचन है। तो जनता शब्द जो है ना ये आपका एक वचन शब्द है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, सदा एक वचन यानी कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? होश, लोग, हस्ताक्षर जनता या वर्षा या जनता। मैं कहूंगा जनता भी एक वचन में इस्तेमाल होता है और वर्षा भी एक वचन में इस्तेमाल होता है। यानी कि कुल मिला के आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो हमेशा बहुवचन में साथियों अत्याचार नहीं होता है, आभूषण भी नहीं होता है, प्राण जो शब्द है ना ये हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है। देखिए चलिए, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो नेता का नेत्री भी कहते हैं साथियों। तो नेत्री आपके सवाल का जवाब है। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह मेरी पुस्तक है। देखिए यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक का मुझसे संबंध है क्योंकि मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस किसी वाक्य में अगर का आ रहा है, की आ रहा है, तो उसमें संबंधवाचक कारक होता है, संबंध कारक होता है। राम खाना खाता है ऐसा नहीं है। राधा का कुत्ता, देखिए राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है, तो इसमें आपका क्या का आ गया है, संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का देखिए, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब देखिए यहाँ पर मैं आ गया। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आ जाए या पर आ जाए तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। कर्ता ने संप्रदान के लिए, है ना, कर्ता ने कर्म को और कर्म को। चलिए तो कुल मिला के क्या आपका जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है मुझे बताइए। तो मजदूर को मजदूरी दीजिए, देखिए मजदूर को मजदूरी दीजिए, बताइए साथियों। तो मैं कहूंगा सातों को आ गया है तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि यहाँ पर कर्म कारक आपका हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो कितनी भाषाएं शामिल हैं? मैं कहूंगा 22 भाषाएं शामिल है। 22 ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाता है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपसे कुल मिला के पूछे जा रहे हैं साथियों। सुनीता कुमार चटर्जी या पी सुब्बरायन या जीबी पंत या बीजी खेर। मैं कहूंगा बीजी खेर जो थे ये प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए साथियों इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसदीय संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? क्या उपराष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं या भारत के प्रधानमंत्री देते हैं? मैं कहूंगा भारत के राष्ट्रपति संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं। राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 की अगर बात करते हैं, इसमें ही राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला देखिए, प्रतिमान में समास कौन सा हो सकता है? देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अगर किसी भी शब्द का पहला पद अनु आ जाए या किसी भी शब्द का पहला पद प्रति आ जाए या बड़ा आ जाए तो उसमें कौन सा समास होता है? उसमें आपका अव्यय भाव समास होता है और इसमें देखिए पहला पद प्रति है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, रातों रात, देखिए रातों रात अगर शब्द आ जाता है, रातों रात, है ना, रातों रात आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, रातों और योजक चिन्ह और आपका रात। यह शब्द आपका ऐसे आ जाए साथियों, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। यह शब्द आपका ऐसे आ जाए साथियों, आजकल, बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, इसमें नहीं लगा तो मैंने लगा लिया। तो अगर ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, ये इसमें तो साथियों क्या होगा आपका, इसमें कौन सा समास होगा एक बार साथियों आप लोग मुझे बताइएगा, जिसमें योजक चिन्ह होता है। अगर हम ऐसी अगर बात करते हैं, रातों रात की अगर बात करें, तो इसमें आपका क्या अव्यय भाव समास होता है। अव्यय भाव की दो ट्रिक मैंने आपको बताई है। एक तो साथियों अगर पहला पद प्रति आ जाए किसी शब्द में तो अव्यय भाव समास होगा, या साथियों अनु आ जाए या बड़ा आ जाए तो अव्यय भाव समास होगा। या ऐसे करके शब्द हो, रातों रात, है ना, रातों रात ऐसे करके शब्द हो या धीरे धीरे, तो इसमें आपका क्या होगा, अव्यय भाव समास हो। ये आजकल वाला ये इसमें ये गलत मैंने बता दिया यहाँ पर, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, दुराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दुराशा में साथियों कौन सी संधि है? दुह धन आशा, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें साथियों विसर्ग संधि होगी। अगला सवाल देखिए, रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। रीते, देखिए रीते से क्या निकलेगा, रीति निकलेगा और यहाँ से अनुसार निकलेगा, तो रीति धन अनुसार ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? उत्कंठित का पर्यायवाची मैं कहूंगा इच्छुक,
उत्कंठित का पर्यायवाची है, लालायित उत्कंठित का पर्यायवाची है, उत्सुक उत्कंठित का पर्यायवाची है, लेकिन अभिलाषा एक अलग शब्द है तो ये उत्कंठित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। और विसर्जन की अगर हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं सेम शब्द हैं, सेम शब्द हैं, है ना। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष, जारज का औरस, मैं कहूंगा ये वाला अलग हो जाएगा, ये विलोम नहीं है साथियों। चलिए, क्योंकि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, विसर्जन का मतलब क्या होता है साथियों, वही लगभग बाहर निकालना या अलग करना या किसी चीज को त्यागना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म क्या होगा। यहाँ पर साथियों विलोम शब्दों का सही युग्म यहाँ पर लग रहा है हया का विलोम जो होगा वो बेहया होगा, बाकी सारे साथियों गलत हैं। अगला देखिए, आविर्भूत का विलोम क्या होगा, बताइए। आविर्भूत का विलोम क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा तिरोभूत हो जाएगा आविर्भूत का विलोम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। मंदाकिनी सोती है, सोना एक अकर्मक क्रिया है। बालिका निबंध लिख रही है, क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर काम किसी दूसरे से करवाया जा रहा है तो पूछे कौन सी इसमें क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये बात आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखेंगे। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों देखिए, जो अभी हो रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, अपूर्ण। क्यों, क्योंकि वो पूरी नहीं हुई है, तभी तो साथियों वो क्रिया अभी हो रही है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। चलाता है, गाड़ी चलाता है, सकर्मक है। हंसना, शाम हंसता है, हंसना और सोना एक अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे कि यह शब्द हो गया या वह शब्द हो गया, ये क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर वह शब्द लिखा हुआ है तो वह आपका क्या हो जाएगा, ये निश्चयवाचक हो जाएगा, है ना। कोई कुछ जो होता है, कोई जो होता है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। जो होता है वो संबंध के अंतर्गत आता है। खैर, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा होगा, बताइए। जो सो, यानी कि जो किताब तुम पढ़ते हो सो, जो और सो आ जाए तो जो जहां पर आ जाए, या एक तरीके से ऐसे करके कई सारे वाक्य होते हैं जिसमें जो शब्द का इस्तेमाल होता है ना। जो तुम लाए हो वो नहीं खाएगा, या जो लाए हो वो खा लेगा। ऐसे करके वाक्यों में जो आ जाए तो वहां पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है जो शब्द। वे आम के पेड़ हैं, ठीक है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि अगर वे शब्द की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या सुनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ये सुनिश्चय नहीं बल्कि निश्चय लिखा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी मैंने आपको बताया था, यह आ जाए या वह आ जाए या वे आ जाए, बात तो एक ही, वह कह लो वे कह लो, तो वे जो होता है साथों ये भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो भारत, देखिए मैंने आपको बताया था अगर दुनिया में कोई भी देश है और देश का नाम आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन ये कहाँ पर गाया गया था, मुझे बताइए। चलिए भाई, तो कहाँ पर गाया गया था साथियों, कोलकाता में गाया गया था। अगर कोलकाता आपके सवाल का जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। भूदान आंदोलन के प्रारंभ किसने किया था, तो भूदान आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने या राम मनोहर लोहिया ने। तो विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है, विजय लक्ष्मी पंडित को, सरोजिनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को या सुचित्रा कृपलानी को। तो आपका जवाब सरोजिनी नायडू हो जाएगा, क्योंकि सरोजिनी नायडू को ही भारत कोकिला कहा जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो साइमन आयोग के प्रस्ताव के तहत या कैबिनेट मिशन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना या क्रिप्स प्रस्ताव। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही साथियों भारत की संविधान सभा गठित की गई थी, बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, सीवी रमन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, हरगोविंद खुराना थे या अमर्त्य सेन थे। मैं कहूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उसके बाद देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये चित्रा से, गोदान से, डाकघर से, आनंद मठ से। तो मैं कहूंगा आनंद मठ से संकलित है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। तो विक्रम संवत पर आधारित है, नहीं कली संवत पर भी नहीं साथियों, ये शक संवत पर आधारित है। जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये शक संवत पर ही आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित नहीं साथियों, पिंगलई वेंकैया के द्वारा ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तो ये तो बहुत शानदार सवाल है, मैं आपको करवा चुका हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के
की अगर बात करते हैं, सिविल सेवाओं का जनक भी इनको कहा जाता है। सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था, तब भी आपका जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है सीमांत गांधी। तो शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल अब्दुल्ला को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। तो लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ, मैं कहूंगा बहादुर शाह जफर के पतन के साथ साथ तो समाप्त हो गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, मुगल अस्तित्व। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। तो मैं कहूंगा साथियों बेसिन की संधि आपका जवाब होगा, यानी कि बेसिन की संधि ने ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था। अगला देखिए, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो नाना साहेब के नाम से क्या बाजीराव प्रथम को जाना जाता है, बालाजी बाजीराव को जाना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को, या माधव राव को। तो आपको ध्यान रखना है, बालाजी बाजीराव को ही नाना साहेब के नाम से जाना जाता है ना, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है, किनको माना जाता है मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक। तो बालाजी विश्वनाथ की अगर हम बात करते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ को ही मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। अगले नंबर का सवाल देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा होगा, सरोजिनी नायडू हैं, या अरविंद घोष है। मैं कहूँगा बंकिम चंद्र चटर्जी ही आनंद मठ के लेखक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने, सैयद अहमद खान ने, वीरेंद्र नाथ टैगोर ने, या साथियों जेम्स होना चाहिए यहाँ पर, जेम्स हिक्की ने। इनका पूरा नाम क्या है साथियों, जेम्स हिक्की इनका पूरा नाम है। मैं कहूँगा जेम्स हिक्की ने ही भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया था। तो किन्होंने किया था साथियों, अरुणा आसफ अली ने ही 1947 के बाद सबसे ज्यादा योगदान दिया था भारतीय राजनीति में। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, नव गोपाल मित्र ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। मैं कहूँगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही साथियों वंदे मातरम नामक गीत लिखा था। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की अगर हम बात करते हैं, तो यही साथियों स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए गए। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। तो मैं कह सकता हूँ साथियों सन्यासी विद्रोह आपका जवाब होगा, यानी कि सन्यासी विद्रोह की अगर बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में साथियों इसको ही प्रसिद्ध किया था, उल्लेख किया था इसका। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं, ये नेता जो थे ना, ये कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो लॉर्ड मैकाले क्या सेना के सुधार से संबंधित हैं, सती प्रथा की समाप्ति से, या अंग्रेजी शिक्षा से। मैं कहूँगा अंग्रेजी शिक्षा से सातों इनका संबंध है लॉर्ड मैकाले का। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सातों सी हो जाता है। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा। देखिए आपको ध्यान रखना है साथियों, लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन ने ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था, मैं कहूँगा 1896 में गाया गया था। 1896 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो फ्रेंच बस्ती साथियों पांडिचेरी है, माहे है, लेकिन गोवा नहीं है। अब गोवा नहीं है तो यही आपके सवाल का जवाब होगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज की थी ये पुर्तगालियों के द्वारा ही तो की गई थी। उसके बाद देखिए, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, बताइए। तो कहाँ था साथियों, मैं कहूँगा पुलिकट में था। पुलिकट आपके सवाल का जवाब हो जाता है। किसने ये कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, बताइए। तो कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, ये गांधी जी का कथन है। ये गांधी जी का कथन है, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे। साथियों अनुज का आंसर आ रहा है, संध्या का, रूपाली तिवारी का, अरविंद का आंसर आ रहा है, लड्डू का, शिवपाल का, है ना, सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगले नंबर का सवाल देखिए, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, यानी कि देशबंधु की उपाधि किसको दी गई थी, बताइए। तो सीआर दास को दी गई थी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब, सीआर दास को ही देशबंधु की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी थी ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान बनी थी। आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। निम्नलिखित में से पहली भारतीय
कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, आपसे पूछी जा रही हैं। मैं कहूंगा सरोजिनी नायडू आपके सवाल का जवाब होगा। भारतीय महिला कौन थी तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो सरोजिनी नायडू थी। आंसर आपका डी है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल साथियों कौन थे, तो इनका नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ही साथियों कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, सर सैयद अहमद खान थे, या अबुल कलाम आज़ाद थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि बदरुद्दीन तैयब जी इनका नाम है, और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी तो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। क्या, खान अब्दुल गफ्फार खां को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था, तो मैं कहूँगा लॉर्ड रिपन की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन के शासन में ही पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो कि कई बार पूछी जा चुकी है, अरविंद घोष मैं कहूँगा जवाब होगा, क्योंकि लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक साथियों अरविंद घोष हैं। उसके बाद देखिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार किस लिए विख्यात हैं, तो ये साथियों पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उपनिवेशी भारत में इनमें से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि उपनिवेशी भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे, तो ये साथियों जॉन लॉरेंस के कार्यकाल, यानी कि कलकत्ता, मद्रास, बंबई में जो हाई कोर्ट हैं ये जॉन लॉरेंस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया ग्रैंड लॉयड राइट के द्वारा, जॉर्ज विटेट के द्वारा, ग्रैंक गिहरी के द्वारा, या जाहा हादिद के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है जॉर्ज विटेट इनका नाम है, और जॉर्ज विटेट के द्वारा ही इंडिया गेट बनवाया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। मैं कहूँगा रैमसे मैकडोनल्ड इनका नाम है, और इन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो पता कहां पर हुआ था साथियों, चंपारण में हुआ था गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। अगला देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो सर पैथिक लॉरेंस की अगर बात करते इनके द्वारा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। निम्न अखबारों में से कौन सा उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, बताइए साथियों। मैं कहूँगा लीडर आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि लीडर जो है ना ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उसके बाद देखिए, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था, तो उनके द्वारा इंडियन ओपिनियन को साथियों प्रकाशित किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो कहाँ किया था साथियों, वर्धा में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।